नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र के विद्यार्थियों के लिए है। और विद्यार्थियों, अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपसे जिस बिंदु पर बात करूंगा, जिस विषय पर बात करूंगा, वह उसी विषय के विविध हिस्सों में से एक है जिस पर मैं इससे पहले व्याख्यान दे चुका हूं। इससे पहले की कक्षा में विद्यार्थियों, मैंने आपसे बात की थी 1857 की क्रांति के बारे में, 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में, इस क्रांति के स्वरूप और प्रकृति के बारे में मैंने आपसे बात की थी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करूंगा इस क्रांति से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। वे घटनाएं जो इस क्रांति के दौरान घटित हुई और कौन कौन से लोगों ने इस क्रांति के अंतर्गत प्रमुखतया भाग लिया, भारत की तरफ से, क्रांतिकारियों की तरफ से कौन कौन से सेनानायक थे और अंग्रेजों की तरफ से किन किन लोगों ने इस लड़ाई में भाग लिया, साथ ही साथ इस विद्रोह के कौन कौन से प्रमुख केंद्र थे और इस विद्रोह की कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं थी, इन सभी के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। विद्यार्थियों, इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे बात की थी मेरठ छावनी के सैनिकों के विद्रोह की। मेरठ छावनी के सैनिक बगावत करके, क्रांति का परचम बुलंद करके दिल्ली की तरफ रवाना हुए। वे 11 मई 1857 को दिल्ली पहुँचे। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली इस वक्त क्रांति का सबसे प्रमुख केंद्र बना और दिल्ली के ऊपर सभी की निगाहें थी और पूरे हिंदुस्तान की क्रांतिकारी दिल्ली से प्रेरणा प्राप्त करते थे, क्योंकि दिल्ली केंद्र था मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का। यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से और शक्ति की दृष्टि से बहादुर शाह जफर की स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी और वह खुद अंग्रेज़ों की दया के ऊपर टिका हुआ था और स्थिति यहाँ तक खराब हो गई थी कि उसके बाद मुगलों को लाल किला खाली करने तक की नौबत आने वाली थी। लेकिन इसके बावजूद, अपनी कमज़ोर स्थिति के बावजूद, राजनीतिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होने के बावजूद, मुग़ल सम्राट का नाम अपने आप में एक प्रभावी तंत्र के रूप में काम करता था, क्योंकि जफ़र का ताल्लुक़ था महान मुग़लों से। जफ़र का ताल्लुक़ था अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब के वंशज के रूप में उसकी कीर्ति थी। इसलिए कमज़ोर स्थिति होने के बावजूद मुग़ल सम्राट का नाम पूरे हिंदुस्तान के देशी रियासतों के राजा महाराजा और जमींदारों के लिए और जनता के लिए एक प्रभावी नियंत्रक और एक प्रेरक ताकत के रूप में काम करता था। तो जब मेरठ के सैनिक विद्रोह करके दिल्ली पहुँचे और उन्होंने अनुरोध किया मुग़ल सम्राट से इस क्रांति का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए, लेकिन जफ़र की अवस्था उस वक्त काफ़ी ज़्यादा थी और जफ़र खुद इस विद्रोह का नेतृत्व करने में आनाकानी कर रहा था। लेकिन बाद में परिस्थितियों का आकलन करके जफ़र ने इस क्रांति का नेतृत्व करना स्वीकार किया। तो विद्यार्थियों, जैसे ही दिल्ली में क्रांतिकारियों के पहुंचने की खबर और जफ़र द्वारा क्रांतिकारियों को संरक्षण दिए जाने और उसके नेतृत्व की खबर पूरे हिंदुस्तान में पहुंची, वैसे ही हिंदुस्तान के कई केंद्रों में बगावत शुरू हो गई। कानपुर में नाना साहब ने कानपुर पर अधिकार कर लिया और अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। इसी प्रकार से बिहार में जगदीशपुर के 70 वर्षीय कुंवर सिंह ने, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति के कारण आर्थिक रूप से काफ़ी कंगाल हो चुके थे, उन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। इसी प्रकार से राजस्थान में भी क्रांति की आग चारों तरफ फैली। राजस्थान में नसीराबाद छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया, नीमच छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया और वे दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। इसी प्रकार जोधपुर राज्य की एक सेना, जो कि जोधपुर लीजन के नाम से जानी जाती थी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान में थी, वे सैनिक जब युद्धाभ्यास के लिए माउंट आबू गए, तो चूंकि उस वक्त माउंट आबू पर्वत एजेंट टू द गवर्नर जनरल का केंद्र हुआ करता था गर्मियों के महीने में, तो वहाँ पर जब पूरे हिंदुस्तान से विद्रोह की खबर वहाँ पहुँची और जब जोधपुर लीजन के सैनिकों को इस बात का पता पड़ा, तो जोधपुर लीजन के सैनिकों ने विद्रोह किया और एरनपुरा छावनी से वे विद्रोह करके
पाली के पास आहुआ होते हुए दिल्ली की तरफ रवाना हुए। रास्ते में आहुआ के जमींदार ठाकुर कुशाल सिंह चापावत ने उन विद्रोहियों को अपने यहाँ रोका और ठाकुर कुशाल सिंह चापावत की फौजों और इन विद्रोहियों ने मिलकर जोधपुर राज्य की सेना को हराया, जिसका नेतृत्व अनार सिंह पवार कर रहा था। इसके बाद इस सेना ने एक अंग्रेजी फौज को, जिसका नेतृत्व कैप्टन मार्क मैसन कर रहा था, उसको हराया और मार्क मैसन का सर काटकर आहुआ के दरवाजे पर लटका दिया गया। एजेंट टू द गवर्नर जनरल एजी लॉरेंस खुद फौज लेकर आया, लेकिन उसे भी परास्त होना पड़ा और बड़ी मुश्किल से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुशाल सिंह चापावत के नेतृत्व में आहुआ, जो विद्रोह का केंद्र बना हुआ था, इसका बड़ी मुश्किल से उन्होंने दमन किया। बाद में आहुआ के बाकी सैनिक भी दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। तो इस प्रकार से क्रांति का क्षेत्र हिंदुस्तान के अधिकांश हिस्सों में फैला, लेकिन जो क्षेत्र अछूते रहे उनमें बंगाल, पंजाब और दक्षिणी भारत महत्वपूर्ण थे। दक्षिणी भारत से कोई भी क्रांति में शामिल नहीं हुआ। पंजाब के सिखों ने खुद ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया इस विद्रोह को कुचलने में, और इस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने लिखा अपने विवरणार्थ में, उसने लिखा है कि यदि नेपाल के गोरखा और पंजाब के सिख हमारा साथ नहीं देते तो हमें रातों रात बोरिया बिस्तर गोल करके यहाँ से रवाना होना पड़ता। तो कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान के अधिकांश राजा महाराजा अंग्रेजों के साथ रहे। इसी प्रकार से अवध में भी बगावत का झंडा बुलंद हुआ और अवध में बिरजिस कादिर, जो कि अवैध था, उसके नाम से बेगम हजरत महल ने बगावत का झंडा बुलंद किया। तो इस प्रकार से क्रांति अधिकांश क्षेत्रों में फैली। नाना साहब ने भी क्रांति की कमान संभाली, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे क्रांतिकारियों के बीच में और विप्लवकारियों के बीच में ये अलग अलग नज़रिया देखने का, कुछ इसको क्रांति कहते, कुछ इसको विप्लव कहते, कुछ इसको विद्रोह कहते। तो इन लोगों के बीच की आपसी कमी उजागर होने लगी। इनका कमज़ोर गुप्तचर तंत्र भी चारों तरफ जाहिर हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए सुनियोजित योजना बनाई। दिल्ली पर अधिकार किया गया, रानी झांसी को परास्त किया गया, अवध के विद्रोह को कुचला गया। बिहार में जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने बड़ी मजबूती के साथ अंग्रेजी सेना को चुनौती दी। और दिलचस्प बात यह है कि जब कुंवर सिंह की मृत्यु हुई उस वक्त तक भी जगदीशपुर रियासत ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो कहने का मतलब ये है कि कुंवर सिंह ने बड़ी वीरता और साहस दिखाया। तो इस प्रकार से क्रांति काफ़ी बड़े हिस्से में फैली। राजस्थान में भी कोटा में भी क्रांति का झंडा बुलंद हुआ और कोटा में तो हम देखते हैं कि अंग्रेज रेजिडेंट बर्टन को और मेडिकल डॉक्टर कोटम की भी हत्या कर दी गई। इसी प्रकार से मेवाड़ में बगावत ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह खुद ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बड़े जोश और खरोश के साथ लड़े और राजस्थान के इन राजा महाराजों की भूमिका का मूल्यांकन करते हुए महाकवि सूर्यमल मिश्रण ने अपने वंश भास्कर और वीर सत्य चीज़ों की रचना की थी। तो सूर्यमल मिश्रण ने लिखा है कि ये राजस्थान के राजा महाराजा तो हिमालय पर्वत से भी ज़्यादा गले हुए निकले। हिमालय जो बर्फ़ का पहाड़ है, पानी का पहाड़ है, लेकिन ये बर्फ़ से भी ज़्यादा गले हुए निकले। कहने का मतलब है कि इन्होंने अपनी कमजोरी जब जाहिर की और वे लोग जो कि अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ लड़ाई में जनता की मदद कर सकते थे, वे खुद अंग्रेज़ों के मददगार बने। तो विद्यार्थियों, मैंने अभी आपसे चर्चा की इस कक्षा में इस क्रांति के प्रमुख केंद्रों के बारे में, प्रमुख घटनाओं के बारे में, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि इस क्रांति के दौरान क्रांति को कुचलने में अंग्रेजों ने बड़ी निर्दयता का परिचय दिया। और विशेष रूप से जनरल नील के बारे में ऐसा मिलता है कि उसने बनारस इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्रों में हजारों लोगों को पेड़ की शाखाओं पर तख्ते पर लटका दिया गया। क्रूरता का इस प्रकार का उदाहरण बड़ी आसानी से मिलता नहीं है। इस प्रकार के गिने चुने उदाहरण हैं जिसमें इस प्रकार की क्रूरता हमें दिखाई गई विश्व इतिहास में। लेकिन इस क्रांति को कुचलने में अंग्रेजों ने किसी भी प्रकार की क्रूरता में कमी नहीं रखी। इसी प्रकार से हम दिल्ली का मामला देखते तो दिल्ली में हम मेजर हडसन को देखते हैं, जिसने कि हडसन हॉर्स के नाम से एक अलग हॉर्स कैवलरी गठित कर रखी थी और उसने बहादुर शाह जफर के 3 बेटों की हत्या करके उनका सर काट कर बहादुर शाह जफर के सामने थाली पर सजा कर भेजा।
तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की क्रूरता दिखाई गई और उन लोगों के द्वारा जो अपने आप को लोकतंत्र का हिमायती होने का दावा करते थे, जो पढ़े लिखे और उदारवाद और मानव अधिकारों की बात करते थे। तो ये इस क्रांति से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ थी। विद्यार्थियों, इससे आगे की कक्षा में मैं आपसे बात करूँगा उन कारणों के बारे में जिनके चलते हुए ये क्रांति असफल हुई, और इसके बाद मैं आपसे बात करूँगा इस क्रांति के परिणामों के बारे में। तब तक आप अध्ययन कीजिए और स्वस्थ रहिए। जय भारत, जय हिंद।